आज का हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। आज हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। यदि किसी गैस को सरंध्र डॉट के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाए रुद्रोष्म परिवर्तन के द्वारा, तो इस गैस के तापमान में कमी आ जाती है। इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट। व्हेन एनी गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया adiabatically, there is decrease in its temperature. This effect is known as Joule-Thomson effect. Delta T is directly proportional to delta P. डेल्टा टी क्या है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में होने वाली कमी। डेल्टा पी डिफरेंस इन प्रेशर, गैस के प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब में अंतर, डिफरेंस इन प्रेशर। कहने का तात्पर्य है कि जब गैस का एक्सपेंशन या प्रसरण होता है एक सरंध्र डाट के द्वारा, किधर से किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो क्या होता है, गैस जो है वो ठंडी हो जाती है, तापमान में कमी आ जाती है, अर्थात गैस जो है वो ठंडी हो जाती है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? कूलिंग इफेक्ट। और ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो कहलाता है जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट। जब गैस का प्रसरण होता है तो क्या होता है कि गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं, और क्योंकि ये गैस के अणु आपस में वंडरवॉल फोर्सेस से बंधे होते हैं, तो इनको दूर करने के लिए हमें इस वंडरवॉल फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ता है, और कुछ ऊर्जा इस कार्य को करने में खर्च हो जाती है। परिणाम स्वरूप बची हुई ऊर्जा कम हो जाती है और ताप में कमी आ जाती है। क्योंकि रुद्रोष्म प्रक्रम है, इसलिए तंत्र ना तो कोई ऊष्मा को अवशोषित करेगा और न ही कोई ऊष्मा को बाहर जाने देगा। तो ये जो ऊष्मा खर्च होती है मॉलिक्यूल्स को या अणुओं को पृथक करने में, इसकी वजह से तापमान में कमी आ जाती है, और यही कारण है कि प्रसरण होने पर गैसों का तापक्रम जो है वो कम हो जाता है। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, द पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड इन सेपरेटिंग दैम फ्रॉम ईच अदर। दिस इज द कॉज ऑफ कूलिंग ऑफ ए गैस इन जूल थॉमसन इफेक्ट। अणुओं को दूर दूर करने के लिए, उनके बीच के वंडरवॉल फोर्स को ख़त्म करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और कुछ ऊष्मा इस कार्य में खर्च हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। इसलिए गैस का प्रसरण होने पर उसके तापमान में कमी आ जाती है, और ये कमी जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट को दर्शाती है। In case of ideal gas, the energy is not utilized in separating the molecules. Hence, Joule-Thomson effect is zero for an ideal gas. आदर्श गैस में हम ये मान के चलते हैं कि अणुओं के बीच में वंडरवॉल फोर्स के नगण्य हैं, अर्थात उनको दूर दूर करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के केस में हमें ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऊर्जा में कमी या ऊष्मा में कमी नहीं आएगी और ताप में भी कमी नहीं आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के केस में जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। यानी जैसे जैसे किसी गैस का व्यवहार आदर्श व्यवहार की तरफ अग्रसर होता जाएगा, वैसे वैसे जूल थॉमसन प्रभाव का मान कम होता जाएगा,
और आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज 0। जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान 0 होगा। Thus, Joule-Thomson effect decreases as the behavior of the gas advances towards the ideal conditions. हम ये देखते हैं कि कुछ गैसेस जूल थॉमसन नियम के लिए अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। जैसे यदि हम हाइड्रोजन गैस की बात करें या अक्रिय गैसेस, इनर्ट गैस की बात करें, तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट प्रभाव का के लिए अपवाद हैं। क्यों? क्योंकि ये यदि संलग्न डॉट से प्रवाहित की जाए अधिक दाब से कम दाब की ओर, तो इनमें शीतलन के स्थान पर ये तापन की क्रिया होती है, यानी कूलिंग के स्थान पर इनमें हीटिंग होती है। लेकिन यदि हम इनको भी बहुत लो टेम्परेचर पर प्रसारित करें तो ये भी जूल थॉमसन प्रभाव दर्शाती हैं। हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेस आर एक्सेप्शन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। दे बिकम हॉट instead of cooling, but at very low temperature these gases also shows Joule-Thomson effect। अर्थात एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर, उस ताप के नीचे सभी गैसेस जूल थॉमसन प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। एक निश्चित ताप के नीचे अर्थात निश्चित ताप से कम ताप पर प्रत्येक गैस, चाहे वो कोई सी भी हो, जूल थॉमसन प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इस निश्चित ताप को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ये निश्चित ताप कहलाता है इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रमण ताप। एवरी गैस shows cooling on expansion below a definite temperature. This temperature is known as inversion temperature। इसको हम inversion temperature या व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। ये जो inversion temperature है या व्युत्क्रमण ताप, ये वंडरवॉल नियतांकों A और B पर निर्भर करता है। Inversion temperature Ti depends upon van der Waals constants A and B। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम Ti से प्रदर्शित करते हैं। Ti इज इक्वल टू 2A अपॉन RB। R क्या है? R इज ए गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। और A और B क्या है? A और B हैं van der Waals नियतांक। द गैस shows heating effect above the inversion temperature and shows the cooling below the inversion temperature। यदि तापक्रम इन्वर्जन टेम्परेचर से व्युत्क्रमण ताप से ज़्यादा है तो गैस तापन प्रभाव प्रदर्शित करेगी, और यदि गैस का ताप इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रमण ताप से कम है तो ये गैस शीतलन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट को प्रदर्शित करेगी। किंतु यदि गैस का ताप इन्वर्जन ताप के बराबर है, व्युत्क्रमण ताप के बराबर है, तो ये गैस ना तो तापन प्रदर्शित करेगी और न ही शीतलन, अर्थात ना तो कूलिंग होगी और न ही हीटिंग। At inversion temperature, the gas neither shows heating or cooling। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए व्युत्क्रमण ताप का मान है -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रमण ताप है -240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ताप से ये कम ताप पर ये गैसें भी अपवाद नहीं हैं, ये भी जूल थॉमसन प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन सामान्यतः नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि व्युत्क्रमण ताप से ज़्यादा टेम्परेचर है,
इसलिए ये जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेंगी और इनमें शीतलन के स्थान पर तापन होगा, हीटिंग होगी इन प्लेस ऑफ कूलिंग। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम द inversion temperature is -80 degree centigrade and -240 degree centigrade respectively. If cooling of the gas takes place, then Joule-Thomson effect is positive. If heating of the gas takes place, then this effect is negative. यदि शीतलन हो रहा है तो हम कहेंगे कि जूल थॉमसन प्रभाव धनात्मक है, जूल थॉमसन इफेक्ट इज पॉजिटिव। और यदि शीतलन के स्थान पर तापन हो रहा है तो हम कहेंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव ऋणात्मक या नेगेटिव है, जूल थॉमसन इफेक्ट इज नेगेटिव। इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो गैस के प्रेशर पर भी निर्भर करता है। द इन्वर्जन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के दाब पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? यदि गैस का दाब A/3B² से ज़्यादा है तो हमेशा जूल थॉमसन प्रभाव की वैल्यू नेगेटिव होगी, चाहे टेम्परेचर का मान कुछ भी हो। इफ़ प्रेशर इज मोर देन A/3B², then the gas shows negative Joule-Thomson effect at all the temperatures. इसका मतलब ये हुआ कि कम प्रेशर पर ही हम जूल थॉमसन प्रभाव को देख सकते हैं। यदि प्रेशर का मान ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो? A/3B² से, तो जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। ए और बी वंडर वॉल नियतांक हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर जो है, व्युत्क्रमण ताप, ये बॉयल ताप का 2 गुना होता है। हम इन्वर्जन टेम्परेचर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? Ti = 2Tb, बॉयल तापक्रम का 2 गुना। और बॉयल तापक्रम का मान कितना होता है? A/RB। ए और बी वंडर वॉल कॉन्स्टेंट है, तो Ti कितना हो गया? 2 × A/RB, यानी हम कह सकते हैं 2A/RB। अब ये बॉयल ताप क्या होता है? बॉयल ताप वो न्यूनतम ताप है जिससे ऊपर यदि हम किसी गैस के PV का मान, प्रोडक्ट P/V का प्रोडक्ट PV का मान दाब बढ़ाने के साथ हमेशा या लगातार बढ़ता जाता है। सामान्यतः क्या होता है? आइडियल गैस के लिए PV = कांस्टेंट, PV का मान निश्चित होता है, लेकिन एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर आइडियल गैस के लिए PV का मान निश्चित न रहकर दाब बढ़ाने के साथ साथ लगातार बढ़ता जाता है। इस ताप को हम कहते हैं बॉयल तापक्रम या बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर above which the product of pressure volume of a gas always increases with increase in pressure. इस ताप को हम कहते हैं बॉयल टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम बॉयल टेम्परेचर की गणना कर सकते हैं और इस बॉयल टेम्परेचर को 2 से मल्टीप्लाई करके वी गेट द वैल्यू ऑफ Ti, इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रमण ताप। दिस इज जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन प्रभाव। अब जूल थॉमसन प्रभाव को जूल थॉमसन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रदर्शित किया या डिमॉन्स्ट्रेट किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट या जूल थॉमसन का प्रयोग। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया कि एक लंबी नली ली, ट्यूब, और इसके बीच में हमने पोरस डॉट, सरंध्र डॉट
लगा दी। इस सरंध्र डॉट के द्वारा ये दो भागों में सेपरेट हो गया या दो भागों में विभक्त हो गया। इसमें हमने गैस भरी जो कि सरंध्र डॉट से या पोरस स्पॉट से एक भाग से होकर दूसरे भाग में जा सकती है। इस नली में दो पिस्टन हैं, एक्स और वाई। ये कैसे पिस्टन है? ये भार रहित और घर्षण रहित पिस्टन है। दे आर वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब ये टोटल सिस्टम जो है हमने माना कंप्लीटली आइसोलेटेड है, पूर्णतः रोधित है। इसका मतलब क्या है? इसमें से न तो ऊष्मा बाहर जा सकती है और न ही बाहर से ऊष्मा अंदर आ सकती है। यानी इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? एडियाबेटिक या ऊष्मारोधी। Q का मान 0 होगा। Q की वैल्यू कितनी होगी? 0। द अमाउंट, अब हमने माना कि लेफ्ट साइड में गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। अब हमने पिस्टन को इस तरीके से शिफ्ट किया कि ये गैस हाई प्रेशर P1 से लो प्रेशर P2 की तरफ एक्सपेंड हुई, प्रसारित हुई पोरस स्पॉट में से होकर, पोरस डॉट में से होकर। अब गैस का नया प्रेशर कितना हो गया? P2। अकॉर्डिंगली वॉल्यूम और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएंगे। वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम पोरस डॉट फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2, देन अब क्या होगा? इसमें वर्क डन ऑन गैस इन कंप्रेशन, संपीड़न में गैस पर किया गया काम कितना होगा? P1 V1। कार्य कितना होता है? PV। तो प्रेशर कितना है? P1 और वॉल्यूम कितना है? V1। ये है गैस के ऊपर किया गया कार्य। अब हमें देखना है कि गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। वर्क डन बाय द गैस इन कंप्रेशन, संपीड़न में। तो ये भी उतना ही होगा, लेकिन चिन्ह या इसके विपरीत होगा, साइन अपोजिट होगा। तो ये हो जाएगा माइनस P1 V1। इट विल बी माइनस P1 V1। अब वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन, प्रसारण होने में गैस के द्वारा किया गया कार्य, ये धनात्मक होगा। कितना? प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, तो इट इज़ P2 V2। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा किया गया कुल कार्य। कैसे निकालेंगे? हम गैस के द्वारा प्रसरण में किए गए कार्य और गैस के द्वारा संपीड़न में किए गए कार्य दोनों को जोड़ देंगे। वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन एंड वर्क डन बाय द गैस इन कंप्रेशन, दोनों का सम क्या होगा? टोटल वर्क डन बाय द गैस, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W। तो W इज इक्वल टू P2 V2 वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन प्लस माइनस P1 V1 वर्क डन बाय द गैस इन कंप्रेशन। दोनों को हमने क्या किया? ऐड कर दिया। तो W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। नाउ हम जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है? रुद्रोष्म, एडियाबेटिक। तो Q इज इक्वल टू 0। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। Q की जगह हम 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस W। डेल्टा E किसके बराबर आ जाएगा? माइनस W, वर्क डन। अब डेल्टा E क्या है? प्रसरण के पश्चात और प्रसरण से पूर्व आंतरिक ऊर्जा में अंतर, यानी E2 माइनस E1। E2 माइनस E1
इज इक्वल टू माइनस वर्क W की जगह हमने क्या लिखा, P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1। अब हम क्या करेंगे, E2 और PV2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो माइनस P2V2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P2 प्लस P2V2, और E1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा E1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस P1V1, यानी E2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1V1। E2 प्लस P2V2 क्या हो जाएगा, H2, और E1 प्लस P1V1 क्या हो जाएगा, H1। हम जानते हैं E प्लस PV क्या होता है, एंथैल्पी, समाहित ऊष्मा या एंथैल्पी। तो H2, E2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू H2, और E1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू H1, यानी H2 इज इक्वल टू H1। पहले की समाहित ऊष्मा और बाद की समाहित ऊष्मा आपस में बराबर होंगी, यानी पूरे प्रक्रम के दौरान एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। H2 माइनस H1, इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अतः इस प्रक्रम को हम कहते हैं सम एंथैल्पिक प्रक्रम, यानी जो गैस के प्रसरण का प्रक्रम है, ये कैसा प्रक्रम है, ये सम एंथैल्पी प्रक्रम है। हैंस दिस एक्सपेंशन इज isoenthalpic process. This process is isoenthalpic process. इस प्रक्रम को हम isoenthalpic प्रक्रम कहते हैं। ये जूल थॉमसन का प्रयोग था, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई गैस सरंध्र डॉट से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसरित होती है, तो इस प्रक्रम में एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यह एक आइसोएंथैल्पिक प्रक्रम होगा। थैंक यू।